हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ ताज़ा घटनाक्रम पर, ताज़ा वाक़यात पर बात करते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो सके। इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका से वापसी में मिस्र रुके थे। और मिस्र एक ऐसा तारीखी मुल्क है जिससे बहुत ही यानी पुरानी सिविलाइजेशन में से है, और उससे एक ताल्लुक अल अजहर यूनिवर्सिटी का है। और जिस तरह से सऊदी अरब, ईरान बहुत ही पॉपुलर हैं, लोगों के नज़दीक हैं, दिलों के नज़दीक, उसी तरह से मिस्र भी, उसकी एक लंबी तारीख है। सियासी उथल पुथल होते रहे, नज़रियाती इख्तलाफ होते रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन मिस्र एज ए कंट्री, एक मुल्क के तौर पर काफ़ी अहम है, इंटरनेशनल सिविलाइजेशन के लिहाज से भी और मुस्लिम कनेक्शन के लिहाज से भी। इसलिए हम उस पर बात करेंगे कि भारत और मिस्र का क्या कुछ रिश्ता है, किस तरफ ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज हमारे खास मेहमान हैं शेख मंजूर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, और वो इन मुल्कों में जा चुके हैं, बहुत नजदीक से चीजों को देख चुके हैं, समझते हैं। उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा जो रूस में रिवोल्ट हुआ वैगनर का, जिस पर हमने एक पूरा एपिसोड आपके सामने पेश किया है, आपने काफी अप्रिशिएट किया, हमने उसमें इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। वो क्या कुछ था, वो वापस कैसे मुड़ गए मॉस्को से 200 किलोमीटर की दूरी से। और रमजान कादिरोव भी एक करेक्टर है, चेचन रेबल लीडर कहा जाता है, जिसने पुतिन को सपोर्ट का ऐलान किया था। ये सब क्या कुछ है, ये नए घटनाक्रम क्या हो रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप थैंक यू। आप ये बताइए कि मोदी जी का मिस्र का विजिट इस वक्त, इसके क्या मानी है, और भारत और मिस्र के ताल्लुक किस लेवल पर हैं इस वक्त, आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान और मिस्र के जो ताल्लुकात है वो बहुत कदीमी है, पुराने हैं और मुस्तकम रहे हैं। ये अगर आप आज़ादी से पहले भी देखेंगे तो हिंदुस्तान के जो है बहुत बड़े उलमाई दीन है या लोग अल अज़हर यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल करने, दीनी तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, और जो वहाँ से फारिग हुए होते थे वो बड़े बड़े आलमी दीन माने जाते थे। ये तो एक रहा अल अज़हर यूनिवर्सिटी के साथ, एक सैकड़ों सालों से ये चालू रहा। दूसरी बात, आज़ादी के बाद सबसे पहले मिस्र के साथ करीबी ताल्लुकात इस वजह से हुए कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर मिस्र के जो प्रेसिडेंट थे, टीटो जो थे यूगोस्लाविया के सदर थे, और इंडोनेशिया के सुकार्नो जो थे, उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट की ताकबेल रखी। और इस वजह से एक जो ग्रुप था जो न ईस्ट, न जो अमेरिका के साथ वाबस्ता था और न जो रशिया के साथ वाबस्ता, उन्होंने एक अलहदा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाने की कोशिश की, जिसके ये 3-4 फाउंडिंग मेंबर्स थे। और उन्होंने खासकर नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा, जो कॉलोनीज अफ्रीका में थी उनको ख़त्म करने में इस मूवमेंट ने बहुत अहम रोल अदा किया। और आखिर चाहे वो रोडेशिया था जिसको आप जिम्बाब्वे कहते थे, और कुछ अल्जीरिया की मूवमेंट थी, साउथ अफ्रीका था, या दूसरे ममालिक थे, एक के बाद एक ये 90s के आखिर तक, ये जो 1990s तक, ये एक के बाद एक आज़ाद रहे और इसमें नुमाया रोल रहा नॉन अलाइंड। ये रिलेशंस तो पहले ही थे, लेकिन बीच में एक लाल सी आई थी रिलेशंस, इतने नहीं रहे, क्योंकि आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन के बाद जो है यूनिपोलर वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटी कंट्रीज थी जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ वाबस्ता थी, वो भी रुख करने लगे अमेरिका की तरफ। मिस्र ने पहले ही किया था, चूंकि 1973 वार में जो उन्हें डिफीट हुई और उसके बाद जो एग्रीमेंट हुआ जिसके ज़रिए जो है उनको
जो इनका जो सहरा था, सिनाई का जो जिस पर कब्जा किया था, उसको वापस मिला। उसकी वजह से उन्हें इजराइल के साथ फिर से डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने पड़े, और अमेरिका की तरफ जो उन्होंने इसमें, वो एक अमेरिका का बहुत बड़ा हामी रहा। लेकिन पिछले 15-20 साल के दौरान, खासकर ये हमने देखा मोदी जी के हुकूमत के दौरान, उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज के साथ रीच आउट किया। तो ये सबसे पहले हुआ मनमोहन सिंह के ज़माने में, किंग अब्दुल्ला पहले यहाँ आए। उसके बाद अगर आप देखेंगे, जब वज़ीर आज़म मोदी बन गए, मोदी साहब वज़ीर आज़म बन गए, उसके बाद उन्होंने खासकर गल्फ़ के 2 कंट्रीज़ पर ज़्यादा यानी कि फोकस किया। इनमें सऊदी अरबिया था और यूएई था। दोनों मुल्कों के जो थे उनको ये जो हमारी यहाँ होती है 26 जनवरी यौम जमहूरिया की परेड पर, उनके ये जो चीफ गेस्ट, जैसे इस साल सदर सीसी रहे। और इसके अलावा चूंकि जैसे आपने अपने कलिमात में कहा कि मिस्र एक बहुत बड़ी कंट्री है, इस सिलसिले में इंडिया ने उसके साथ भी ताल्लुकात को मजबूत करने में अहम, और सदर सीसी इस साल यौम जमहूरिया के मौके पर चीफ गेस्ट रहे। एक तो ये है। दूसरी बात जो इस विजिट की सबसे बड़ी खुसूसियत, चूंकि वहाँ पर अल अज़हर यूनिवर्सिटी है, दूसरा था अल हकीम मासिक जो है, जहाँ पर वज़ीर आज़म गए, और ये मासिक जो है तकरीबन 1000 साल पुरानी है, और फातिमियत जो वहाँ पर दौर है इसके दौरान बनाई गई है। उसके रेस्टोरेशन और रिनोवेशन में बोहरा कम्युनिटी ने बहुत बड़ा रोल किया है। पहले है जो बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा है बुरहानुद्दीन, उन्होंने 1980s में इसके रेस्टोरेशन में काम किया, और फिर 2017 में जो मौजूदा जो बोहरा कम्युनिटी के हेड है, और कम्युनिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म के साथ मिलकर फिर से वहाँ पर रिनोवेशन किया, और जो वहाँ पर खराब उसको किया है। क्योंकि बोहरा कम्युनिटी और बीजेपी के बहुत क्लोज ताल्लुकात हैं। ये एक ये ताजर है, खासकर इनकी जो बेस है ये कच्छ रीजन है, खासकर गुजरात के रीजन में। कुछ इंदौर और बम्बई में भी इनकी अच्छी खासी यानी कि आबादी है, और ट्रेड में ज़्यादा कर रहे हैं, खासकर कपड़े का ट्रेड कर रहे हैं, या दूसरे भी बहुत सारे बिजनेस में ये बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। इनका बहुत अहम रोल रहा, और ये हमेशा बीजेपी के सपोर्टर रहे। अगर आपने देखा कि मोदी जी ने इससे पहले भी बोहरा कम्युनिटी के एक इंदौर में फंक्शन किया, और इस साल फरवरी में वो उन्होंने सैफी कम्युनिटी सेंटर जो है बम्बई में भी उसका इनाग्रेशन किया। इस वजह से इनका ये दौरा भी बहुत अहम है, ताकि रीच आउट हो जाए, एक मैसेज आए कि जैसे कुछ क्रिटिसिज्म किया जाता था कि ये यहाँ की जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी है इसको साइड लाइन या मार्जिनलाइज किया जाता, उसको ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। ये इसलिए ये दौरा भी। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे सेकंड वर्ल्ड वार में हजारों हिंदुस्तानी जो है वो अगेंस्ट जो जर्मनी के खिलाफ जो वार है इसमें हलाक हुए, शहीद हुए। उनमें से मैक्सिमम जो है वो इसी मिडल ईस्ट का जो फ्रंट था इसमें गए, या यहाँ से गए जो बर्मा साइड जो था, वहाँ में बहुत सारे हलाकतें हुई है, शहीद हुए हैं। इस वजह से वहाँ पर एक वार मेमोरियल है जहाँ पर हजारों के करीब जो है हलाक हुए। ये सिर्फ इंडिया के नहीं, दूसरे मुल्कों से भी जो गए थे वहाँ पर, जो उस वक्त कॉलोनीज थी ब्रिटिश की, वो उस पर भी उन्होंने खराज की, उनको जो है अपनी खराज अकीदत पेश की है, और वहाँ पर भी उनका जाना बहुत अहम रहा। अब सबसे बड़ी बात है, उनको
मिस्र में ऑर्डर ऑफ नाइल दिया गया जो हाईएस्ट अवार्ड है। और दूसरी बात ये यकीनी बनाई जा रही है कि इस पार्टनरशिप को, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब कहलाई जा रही है, इसको मज़ीद मुस्तहकम किया जाए। इस वक्त ये बहुत अहम है वज़ीर आज़म और उसकी पार्टी के लिए भी कि ये मैसेज जाए, क्योंकि अगले साल यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। और बार बार प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के दौरे में भी ये कहा है कि डेमोक्रेसी इज़ इन आवर डीएनए। ये बात की जब उनको कहा गया कि कई बार उनको कहा गया कि जो माइनॉरिटीज़ है उन पर किसी न किसी तरीके पर उनको जो है साइडलाइन किया, तो उस पर बार बार उन्होंने कहा नहीं, डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है। और अपने स्पीच में जो पेपरों में आया, मीडिया में 25 बार उन्होंने डेमोक्रेसी की जिक्र की, और जिसमें ये कहा कि ये किसी रिलीजियस माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। इस वक्त ये मैसेज। शेख साहब आपने काफी तफसील से कई एंगल से बताया भारत और मिस्र के ताल्लुक और उनकी कल्चर और हमारे उनके जो कॉमन चीजें, बहुत सी चीजें आपने बताई, बहुत ही इंफॉर्मेशन इसमें है। अब मैं जो समझना चाहता हूं, अमेरिका से वापसी में मिस्र आने का मतलब एक सर्टेन अलायंस के साथ अपने आप को जोड़े रखना है, या ये जो नई यूक्रेन जंग के बाद जो एमर्ज हो रही है सिचुएशन, उससे अलग करना है? इसमें मैसेज क्या है? खास तौर पर चूंकि मिस्र की हुकूमत भी अमेरिका और इजराइल की अच्छी नजदीकी अलाई है, भारत भी अमेरिका के साथ एक ताल्लुकात बढ़ाने की बात करके आए हैं मोदी जी। इसमें वो पॉलिटिकल मैसेज क्या है, खास तौर पर अमेरिका से वापसी में? क्या ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका की तरफ से ही एक इशारा है कि आप वहां भी जाएं, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, उस इलाके में अपने ताल्लुकात बढ़ाएं? क्या इसे इस तरह से समझा जा सकता है? मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि अब ये जो इनविटेशन है, जब प्रेसिडेंट सीसी यहाँ आए उन्होंने उस वक्त एक्सटेंड किया था। पहले जो इसका जो था अमेरिका का दौरा, इसमें लास्ट मिनट पर ये इंक्लूड किया गया उनका दौरा मिस्र। और मिस्र का अगर आप देखेंगे, मिस्र हालांकि ये हकीकत है, उसमें कोई डिनायल नहीं है, वो अमेरिका के बड़े क्लोज एलाइज है और सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। इसके अलावा वो इज़राइल के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात है एज़ कम्पेयर टू अदर अरब कंट्रीज। लेकिन इसको जोड़ना, अमेरिका का विजिट जो था वो टोटली दो कंट्रीज़ के दरमियान, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम दो चीज़ें थी। एक चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, चाइना जो ग्रोइंग पावर है उसको कहीं रोकने के लिए था। इसके लिए अमेरिका ने हर मुमकिन इमदाद, बी इट मिलिट्री, इकोनॉमिक, इन्वेस्टमेंट, हर एक उन्होंने अपने खजानों के ये जो है दरवाजे खोल दी। इसके अलावा हाई टेक्नोलॉजी, जो ड्रोन के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी दी, जो बड़े बड़े कंपनीज ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की पाई, इसका मेन जो था चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा था उसका ये। दूसरी बात ये भी हमें मानना चाहे, इंडियन इकोनॉमी बहुत बढ़ गई है। इट इज़ नाउ 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स, और अगर देखा जाए चौथी या पांचवी इकोनॉमी है वर्ल्ड में। जो कहते हैं अगले 5-10 सालों में ये जर्मनी को और तीसरी बन जाएगी। इसलिए अमेरिका के लिए इस वक्त ज़रूरी है, जो डिफ़ॉल्ट के करीब था, अगर आपने देखा था 1 महीने पहले, उनको भी इंडियन इन्वेस्टमेंट इंडिया के साथ कारोबार को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। ये दो अहम चीज़ें हैं जिसमें इनके यानी कि पूरे इस पर मुतफिक है। अब आप इसको देखिए मिस्र का। मिस्र ने ओपनली अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ को यूक्रेन के मसले पर ओपनली सपोर्ट नहीं किया, जैसे कि दूसरे अरब कंट्रीज़ ने भी यही पॉलिसी की, जैसे इंडिया ने भी अभी तक किया। इतना होते हुए भी वो बड़े रेफरेन किया उससे।
ये एक है, लेकिन ये भी साथ साथ है, इंडिया की प्रायोरिटीज में ये भी है कि वो कुछ चुनिंदा जो मुस्लिम कंट्रीज है उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। उसमें सऊदी अरब, यूएई, मिस्र बहुत अहम शामिल है। अगर आप देखेंगे इससे पहले जो जॉर्डन का जो किंग है वो भी यहाँ आए पहले दौर में, और उनको यहाँ पर प्रेसिडेंट ने पर्सनली रिसीव किया इस वजह से क्योंकि वो हाशमियत खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और उनका यहाँ पर एक स्पीच भी था, ये दिखा रहे हैं एक तो पॉलिटिकल एंगल से उसको देखना चाहे, दूसरा रिलीजियस एंगल से देखना चाहे कि रीच आउट करना चाहते हैं। इसका फ़ायदा बहुत हुआ। जो हाल ही में जम्मू कश्मीर या कहीं तब्दीलियाँ आई तो उसमें इन कंट्रीज़ का रोल है, इन्होंने कोई यानी कि इंडिया के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया। ये इनके लिए एक डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है। अच्छा, अब शेख साहब एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि मौजूदा हालात में, मौजूदा पर्सपेक्टिव में भारत और इजिप्ट एक दूसरे को क्या कुछ दे सकते हैं, क्या कुछ एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं, इसमें बिजनेस कितना है और स्ट्रेटेजी कितनी है, यानी वो किस सिक्योरिटी? देखिए बेसिकली जो है इजिप्ट जो है इकोनॉमिकली वो साउंड नहीं है, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। उनको मैक्सिमम मदद सऊदी अरब और यूएई करते हैं और थोड़ा मिलता है, और अमेरिका से भी उनको अच्छी खासी मिलिट्री मदद भी मिलती है। तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर्स के खिलाफ मिलिट्री मदद भी मिल रही है। मुआवजा अगर बिजनेस के हिसाब से करें इसमें ज़्यादा जो है, इसमें ज़्यादा प्रॉस्पेक्टस नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हर एक चीज़ जो है कभी कभी डिप्लोमेसी में इसको नहीं देखा जाता है। हालांकि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी आजकल ज़्यादा ज़ोरों पर है, हर एक चीज़ को इस एंगल से देखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी इसमें जो है उनके चूंकि जैसे आपने पहले ही कहा बिगिनिंग में, ये 3-4 बड़ी कंट्रीज़ है इस रीजन सारे में, जिसमें सऊदी अरब है, इजिप्ट है, ईरान है, जिनकी बड़ी अहमियत है इस्लामिक वर्ल्ड में, इसलिए उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखना। और जैसे वो अल अज़हर यूनिवर्सिटी के वो जो वहाँ के चांसलर है उससे भी मिले वो एक, और उन्होंने जो उनके बारे में कहा कि ये जो है मुझे पूरी में उनका उनसे ये है कि वज़ीर आज़म पूरे जमहूरी पसंद आदमी है। वो उनके प्रेसिडेंट से ये कहना, जो वहाँ के चांसलर है, वो एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों के लिए। इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, इसका कुछ ना कुछ तो रहेगा। हाँ, अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ रूस में जो कुछ हुआ, ये अभी 2 दिन पहले जो रिबेलियन हुआ, वैगनर। आमतौर पर देखिए, हम जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहते हैं तो हमारे यहाँ के लोग वो जो प्राइवेट आर्मी का वो एक वो है, जिस तरह से वहाँ रोल होता है, प्राइवेट आर्मी कैसे ग्रो कर जाती हैं, सरकार के पैरेलल होती हैं या उसको सपोर्टिंग होती हैं, सरकार ही खड़ी करती है। ये वैगनर ग्रुप क्या कुछ है और क्यों ऐसा हुआ कि एकदम पुतिन के तो सामने नहीं, उसने उन्होंने कोई चैलेंज नहीं किया, लेकिन वहां के डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ स्टाफ को बदलने की उन्होंने मांग रखी? क्या कुछ था, कोई खास बात क्या थी? देखिए वो कहते हैं इस घर को आग लग गई अपने चिराग से। ये पुतिन के बड़े क्लोज माने जाते थे। इस मलेशिया या आप मर्सनरीज को कहिए, इसको बनाने में पुतिन का बड़ा हाथ है। उन्होंने जब यूक्रेन पर हमला किया तो ये लोग रशियन फोर्सेस के साथ शाना बशाना वहाँ पर गए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 महीनों पहले उन्होंने कहा कि ना उन्हें जो डिफेंस मिनिस्टर जो है ना उन्हें हथियार देता है ना उन्हें फाइनेंसेस देते हैं, जिसकी वजह से अब ये ऐसी सिचुएशन है, मिलिट्री सिचुएशन है, जिसमें हमें देखना चाहे जो ओपोनेंट है, हो सकता है नाटो कंट्रीज में भी उनको किसी न किसी तरीके से उनके जो मुराद कुछ दिए हैं, जिसकी वजह से वो अपने ही लोगों के खिलाफ हो गए हैं। लेकिन ये लम्हे फिक्र है पुतिन के लिए। आप देखिए, इसको ये तक पता नहीं चला जब वो मॉस्को के 200-300 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए,
और विदाउट एनी रेजिस्टेंस। और जहां जहां से ये गुजरे तो लोग देख रहे थे सड़कों पर उनका ये नहीं किया, उनका इस्तेकबाल ही करते, उनके खिलाफ कोई रेजिस्टेंस नहीं। हालांकि उनको भी पता था वो रशियन आर्मी अगर सारी मोबिलाइज हो जाए तो उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ये वार्निंग शॉट है। इसके अलावा एक मैसेज ये भी है कि विद इन रशियन सिस्टम सारा कुछ ठीक नहीं है। हालांकि उसने वापस विड्रा किया, उसमें बेलारूस ने किसी हद तक मीडिएट भी किया है, और इसने अपने डिमांड्स जो है, जो इलाके इसने खा लिए थे, उनको भी विड्रा किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस वार, यूक्रेन वार से एक चीज क्लियर ये हुआ, हालांकि उन्होंने अभी भी यूक्रेन के 18 से 20% टेरिटरी खा ली, लेकिन जिस किस्म का नुकसान, जो मैसिव डैमेज चाहे मिलिट्री इक्विपमेंट के हिसाब से रशिया को हुई, वो एक्सपेक्टेड नहीं था इतने बिग पावर्स के मिलिट्री पावर को इतना नुकसान हो जाए। हालांकि इसको हम ऐसा सिंपलीफाई भी नहीं कर सकते कि इनडायरेक्टली इसमें नेटो कंट्रीज का भी बड़ा हाथ है, जिन्होंने हर तरह की मदद जो है, खासकर मिलिट्री, ये जो ड्रोन्स के जरिए, मूवमेंट ऑफ ट्रुप्स के जरिए, हाई क्वालिटी जो अभी जो दिए, बड़े बड़े F-16 दिए या दूसरी किस्म की जो टेक्नोलॉजी थी, जिसके सामने उन्होंने किसी हद तक रशिया को बांध के रखा। वो है, इसका ये तवक्का नहीं थी रशिया को, जिस वजह से और उसको जो रेजिस्टेंस है, कहीं उसको पुश बैक भी करना पड़ा, किया गया, जिस वजह से एक जो पहले से हम बता रहे हैं एक आध बात, उनके यूक्रेन के बारे में उनकी स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं थी। उनको ये कुछ आइडिया नहीं था, या आइडिया भी था कि क्या करना था अगर वो इन्वेजन करते, क्या उनको 3-4 इलाकों पर ही कब्जा करना था जैसे उन्होंने पहले क्रीमिया में किया, क्या सारा यूक्रेन खाना था। जब लड़ाई हुई तो इसमें बंदिश नहीं रही, ये सारे यूक्रेन में फैल गई। इसका नतीजा ये भी है कि दूसरे साइड को कोई हासिल भी कुछ नहीं हुआ, यूक्रेन तबाह हुआ, उसके साथ जो नेटो कंट्रीज की जो इकोनॉमी और उनकी जो परेशानियां हैं बहुत बढ़ गई, इनसिक्योरिटी बढ़ गई। वार किसी चीज को स्टेबिलिटी नहीं देता, पीस नहीं इंश्योर करता है, लेकिन इससे जो इर्द गिर्द के ममालिक है वो भी, और यहाँ तक के नेटो कंट्रीज में भी अब डिफरेंसेस होने लगे हैं कि इस वार को कैसे टैकल किया जाएगा। फ्रांस कुछ न कुछ अपना अलहदा इसमें अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा शेख साहब, ये इस वक्त जो ये जब ये वैगनर वाला इशू आया तो उसी बीच में एक और ग्रुप का नाम सामने आया मिलिशिया लीडर का, वो रमजान कादिरोव, दाढ़ी के साथ एक मुसलमान नजर आ रहे हैं। ये चेचन फोर्स का पुतिन से, रूस से क्या ताल्लुक है? और वो पुतिन की सपोर्ट में उन्होंने बयान दिया था कि हम उस एरिया में, डिस्टर्ब्ड एरिया में हम चल पड़े हैं, हम उस तरफ, और हमें जितनी भी जरूरत होगी रूस को बचाने की, उसके डिफेंस के लिए हम मदद करेंगे। वो क्या कुछ है? ये रमजान कादिरोव की शख्सियत क्या है, कैसे? देखिए, पहले तो चेचनिया और रशिया के खिलाफ बहुत यानी कि लड़ाई चली बहुत हद तक, लेकिन जब से ये यूक्रेन वार शुरू हुआ, इसके उस वक्त से लेकर बराबर ये जो चेचनियन जो मिलिटेंट्स है या ग्रुप्स है, आर्म्ड ग्रुप्स है, इन्होंने हमेशा ये कहा कि हम पुतिन को इसमें सपोर्ट करेंगे। यहाँ तक किसी हद तक उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। एक तो उनको लग रहा है एक ज्यूइश लॉबी जो है वो बड़ी हद तक जो है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल यूक्रेन में रोल बड़ा है इस वजह से। और जो उनको कुछ मुराद दिए पुतिन ने पिछले 2-3 सालों के दौरान, वो चाहते हैं, उनको किसी हद तक इंटरनल ऑटोनॉमी या कुछ चीज़ों का वादा भी किया है, कुछ चीज़ें किए भी है। इस वजह से वो टोटली अलाइन रहे इस वक्त पुतिन के साथ। लेकिन पुतिन को अपना घर जो है जस्ट उसको ऑर्डर में रखने की ज़रूरत है।
अब जिस तरीके से वहां पर जो कियास बना है उससे उनको, इनकी यानी कि रिजीम को खतरा है। अच्छा शेख साहब, एक चीज और मैं समझना चाहता हूं, मेरे जहन में एक सवाल ये आया कि रूस के लिए जो सपोर्ट करने वाली ये प्राइवेट आर्मीज हैं, जिनका हमने वैगनर का जिक्र किया और रमजान कादिरोव का जिक्र किया, इन रूस के साथ प्राइवेट आर्मीज और अमेरिका के जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो भी एक तरह की प्राइवेट आर्मी होती है अफगानिस्तान थे। तो इसमें रूस वाली प्राइवेट आर्मी में और अमेरिका की प्राइवेट आर्मी में जो कॉन्ट्रैक्टर्स कहे जाते हैं, इनमें क्या कोई बुनियादी कोई फर्क है? किस तरह का है? क्या एक ही तरह का है? फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ ये है यहाँ पर जो मसला होता है ना, जो मर्सनरीज होते हैं ना, वो उनका दाम होता है। वो कहते हैं हम ये काम करेंगे, आपको इतना पैसा देना है हमें। जैसे जो क्या ब्लैक वाटर्स या क्या था, वो अमेरिकन जो अफगानिस्तान में जिन्होंने बहुत सारे क्राइम्स भी किए वहां पर, उनको अमेरिका और जो इसके अलाइज थे उनकी तरफ से किसी किस्म की जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक कि उनको जब आर्म्स एम्यूनिशन की जरूरत थी, वो लेटेस्ट वेपनरी उनको इस्तेमाल करते थे। इनके यहाँ ये आया पहले, इसको बनाया गया इसीलिए, लेकिन रशिया के इकोनॉमिक सिचुएशन देखकर, जो इनकी जो आर्मी का जो सिस्टम देखकर, वो उनको सस्टेन नहीं कर सके। आपको ये भी देखना है कि 1 साल तक वो रशिया के साथ लड़ते रहे। ये 2-3 महीनों पहले से ही ये शुरुआत हुई है। उसमें पैसे का बड़ा रोल होता है। तो ये बहुत ज्यादा पैसा देगा, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है। अच्छा, क्या इस तरह की कोई आर्मी जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जिन्हें सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, क्या उनमें भी कहीं कोई ऐसी कोई चीज है किसी मुल्क में, जिस तरह से हम प्राइवेट आर्मी इन मुल्कों में देखते हैं? वहां आर्मी और अगर मिलिटेंट ग्रुप्स में बहुत फर्क है। हाँ, मिलिटेंट ग्रुप से एक आइडियोलॉजी होती है, मर्सनरी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो बस पैसा उसका जो है उसको कहेंगे आप। मैं उसकी ताजा मिसाल दाइश की देना चाहता हूं, जिन्होंने सीरिया और इराक में तबाही मचाई, जिनके जख्मियों को देखने के लिए खुद नेतन्याहू अस्पतालों तक पहुंचे, और जितने यानी हमने उससे पहले अफगानिस्तान में जो सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हथियार देखा था वो क्लशिंकोव देखी थी, लेकिन सीरिया और इराक में जो दाइश, जिसको ISIS कहा जाता है, उनको बहुत ही एडवांस हथियार, 4x4 गाड़ियां, नाइकी के जूते, बेहतरीन सब कुछ मिल रहा था। तो इसमें और उसमें किस तरह से, कैसे फर्क क्या? जैसे मैंने आपको कहा, मसलन दाइश है एक आइडियोलॉजी के बुनियाद पर बनाया गया कि इस्लामिक स्टेट क्या है। इनके पास कोई जो विजन नहीं है कोई स्टेट बनाने का। इनका सिर्फ ये है, उनको जो पैसे दिए जाए, आप उन्हें ज्यादा पैसा दोगे आपकी तरफ से लड़ेंगे, मैं ज्यादा दूंगा तो मेरी तरफ से लड़ेंगे। उनका कोई जो है, जैसे बंबई में कहा जाता है ना, सुपारी दे दी, पैसा दे दिया, जिसको चाहो यही होता है इसमें। ये जो है इसमें ये एक उनको हो सकता है, उनको जो फिर जो है जो फोर्सेस होते हैं, देखिए जब इंटरनेशनल कोई बड़ी सी जमात बनती है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, अनइंटेंशनली दे गेट आल्सो एक्सप्लॉइटेड बाय सो मेनी फोर्स। पर इनको पता है इनकी क्या वीकनेस रहती है। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि दाइश वालों को या आप देखेंगे तालिबान या दूसरे, उनको भी पैसा मिलता था, ऐसा उनको भी मिलता था। जो आप कहते हैं जो बड़े 10-10 हज़ार के जूते या ये, उनको भी पैसे का ये होता है, लेकिन इनका एक कन्विक्शन होता है। पहले वो बिगिनिंग में इस जुनून के साथ जाते हैं कि वो एक मकसद के लिए काम करते हैं। यहाँ वो नहीं है। यहाँ ये है क्योंकि ये शायद वो होता है एक्स आर्मी मैन होता है या कहीं होता है, वहां से निकलकर वो कहता है हाँ मुझे पैसे दीजिए, मैं लड़ूंगा आपकी तरफ से। ये बहुत इसीलिए अगर आपने देखा कि 1 साल उन्होंने लड़ा इनके साथ, फिर शायद किसी दूसरे ने ज्यादा पैसा दिया होगा या उनको लगा है पैसे नहीं मिलते हैं, आर्म्स एम्यूनिशन नहीं मिल रहे हैं, तो इस वजह से ये इसके खिलाफ हो गए।
जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि हमने कुछ महीने पहले एक स्टोरी की थी जिसमें यह बताया गया था कि सीरिया इदलिब में जो मौजूद हैं मर्सनरीज या टेररिस्ट या जो भी आप नाम लें, उनको बाकायदा आज़रबाईजान भी भेजा गया तुर्की के जरिए, और फिर अफगानिस्तान भी भेजने के लिए भर्ती कराई गई। हर दिन $200 लेंगे या उस किस्म की कोई स्टोरी थी। तो जो शेख साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सीधा सीधा है कि जो पैसा देगा उसके लिए वो काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।